Hello everyone, very good evening to all of you. My name is Kamal Chavra and welcome to my official YouTube channel Study Logical. I hope you all are doing well. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो होने वाला है 15 दिसंबर से, ठीक है। तो उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स आ रखे हैं एनटीपीसी के, क्लियर, 2016 के, उन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, क्वांट की भी, रीजनिंग की भी और जीके की भी, ठीक है। तो पिछले दो कंप्लीट हमारे पेपर्स हो चुके हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों की तीन तीन क्लासेस हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने वो गो थ्रू कर ली होंगी। अगर किसी ने अभी तक गो थ्रू नहीं किया है तो प्लीज जाके विजिट कीजिए और देखिए गाइस, उससे आपको पता चलेगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आपको 2016 में पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बनानी है, एक माइंडसेट बनाना है कि किस तरह से आपको इस बार के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो बढ़ते हैं आज फिर से एक और प्रीवियस ईयर के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर 3, जिसमें कि हम आज डिस्कस करेंगे हमारा पार्ट 1, क्लास फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन करेंगे, ठीक है। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको टेलीग्राम का ग्रुप नहीं मिलता है सर्च करने पे स्टडी लॉजिकल, तो आपको मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। हियर वी गो, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन गाइस। चलिए, क्वांट का पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132। तो अगर आपको ध्यान में हो तो हमारा जो पेपर 2 था उसमें भी इसी लेवल का क्वेश्चन था कि उसमें भी आपको फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने थे, ठीक है। मतलब कि हमें इस x को स्प्लिट करना होगा या सिंपली 1x को स्प्लिट करना होगा। मतलब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे, ध्यान से देखिए यहां पर माइनस का साइन है, तो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे नंबर क्या आए, 1 आए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए प्रोडक्ट उनका, 132। तो यहां पर ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, -12 प्लस 11। मतलब मैंने माइनस एक्स को क्या लिख दिया, -12x प्लस 11x माइनस 132, सिंपल। तो यहां से आगे देखें तो एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 प्लस 11 x माइनस 12, ठीक है। 12 को 11 से गुना करेंगे 132 ही आएगा। तो हमारे दो फैक्टर्स बने यहाँ पर 11 x प्लस 11 और x माइनस 12, जो कि आपको ऑप्शन नंबर, गाइस आपको ऑप्शन नंबर किसमें गिवन है, गाइस इसमें ऑप्शन गिवन ही नहीं है। x प्लस 11 और x माइनस 12, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, मतलब आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। या तो ऐसा किया जा सकता है कि आपको x की वैल्यूज भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। आपको x की वैल्यूज भी पूछी जा सकती हैं, तो यहां पर x की वैल्यूज अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो x प्लस 11 को भी 0 को इक्विवेलेंट बना लीजिए, x माइनस 12 को भी 0 को इक्विवेलेंट बना लीजिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो ये दो फैक्टर्स निकल के आते हैं इस पूरी की पूरी इस इक्वेशन के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, हमें क्वांट का क्वेश्चन एक और क्या गिवन है कि 10 पीपल कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। 10 पर्सन जो है, ठीक है, वो सारे का सारा काम, कितना काम है हमें नहीं पता, ठीक है, वो कितने दिन में खत्म कर देते हैं, 30 डेज में। तो आपको बताना है कि 15 पर्सन इकट्ठे मिलके उसी के डबल के काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए, काम जो है उतना नहीं है, काम यहां पर डबल हो चुका है, ठीक है। तो पहले तो आपका चेन रूल क्या कहता है कि जो पहले 10 पर्सन है, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, कितने नंबर ऑफ पर्सन है पहले वो मेंशन कर लेते हैं, m1, ठीक है। कितने दिनों के लिए उन्होंने काम किया अपॉन कितना काम किया, ठीक है। इसी तरह सेकंड नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने हैं, वो कितने दिन काम करेंगे और कितने दिनों के लिए काम करेंगे, ठीक है, और कितना काम करेंगे। अब कितना काम करेंगे वो तो हमें पता है, डबल द वर्क, कितना, अगर वो W1 था तो ये ट्वाइस ऑफ W1 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने दुगना काम करना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर W1 की दोनों की वैल्यूज कैंसिल हो गई। पहले केस में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 10, कितने दिन उन्होंने काम किया, 30 दिन काम किया, इज इक्वल टू, दूसरे केस में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 15,
कितने दिनों में काम करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आगे देखिए आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, 15 को 30 से डिवाइड 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो डेज की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 40। तो ये तो है ट्रेडिशनल मेथड, एक चेन रूल। अब दूसरा प्रोसीजर इसका क्या था, अब ध्यान से सुनिए, अब यहां से ही मैं कंटिन्यू करने वाला हूं इस चीज को। अगर 10 पर्सन 30 दिन में काम करते हैं, ठीक है, 10 पर्सन 30 दिन में काम करते हैं, किसी ना किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो मैं कह सकता हूं उन्होंने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 300 बना लिए। 10 पर्सन ने 30 दिन काम किया, ठीक है, मतलब उन्होंने मिलके टोटल यूनिट्स कितने बना लिए 300 यूनिट। मतलब मैं कहता हूं कि उनका ये लेटर सपोज काम हो गया कि उन्होंने 300 यूनिट्स बना लिए, ठीक है, कि इन्होंने 10 पर्सन ने। बट आपको इस बार 15 पीपल के थ्रू कितना काम करवाना है, इसका डबल। मतलब अब रिक्वायर्ड वर्क क्या है, रिक्वायर्ड वर्क क्या है, रिक्वायर्ड काम क्या है 600 यूनिट, डबल होगा, ठीक है। तो वो 600 यूनिट कितने पर्सन मिलके करेंगे, उन्होंने 15 पर्सन मिलके करेंगे, तो वो कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो वो 40 दिनों में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। तो यूनिटरी मेथड है, यहां से भी करोगे तो वो भी ज्यादा बेटर होगा आपके लिए एज कंपेयर टू कि अगर आप चेन रूल अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। रिसर्च का कोड आपको गिवन है, स्क्वायर का बताना क्या होगा, ठीक है। रिसर्च का कोड RCH, तो रिसर्च का कोड क्या है यहाँ पर, डॉलर हैश एक्सक्लामेटरी का साइन हैश परसेंटेज डॉलर, उसके बाद एम्परसेंड, फिर एट द रेट, ये साइन गिवन है। अब देखिए यहाँ पर ई का कोड हैश है, ई का कोड यहाँ पर हैश है, आर का कोड डॉलर है, तो यहाँ पर भी आर का कोड क्या है डॉलर। तो आपको स्केयर का कोड निकालना था, ठीक है, तो यहां से कॉपी पेस्ट करना है। तो यहां पर एस का कोड क्या आ रहा है, एक्सक्लामेटरी का साइन, सी का कोड क्या है एम्परसेंड। तो ये हमारी टाइप जो है गाइस, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये हमारी अल्फाबेट टू सिंबल की टाइप है, ठीक है, अल्फाबेट टू सिंबल की टाइप है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। ए का कोड क्या हो गया परसेंटेज, आर का कोड क्या हो गया डॉलर, और ई का कोड क्या हो गया हैश। जस्ट आपको कोड में जितने भी लेटर्स के कोड अवेलेबल हैं एज इट इज उठा के आपको कॉपी पेस्ट करने थे, और कुछ खास नहीं। तो यहाँ पर आपका सेम एज इट इज ऑप्शन कहां पर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, ठीक है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। The likes and the professions of 5 friends रोजी, मैरी, लिली, एंडी एंड डेजी आर गिवन। मतलब ये एक तरह का पजल का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस केस को। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। आपको 5 पर्सन गिवन है, ठीक है, और हर एक पर्सन का डिफरेंट कोई ना कोई प्रोफेशन है, और या वो कोई ना कोई कलर पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं ये पर्सन कौन कौन से हैं, रोजी, मैरी, लिली, एंडी एंड डेजी, ये 5 कैंडिडेट हैं, और हर एक पर्सन का डिफरेंट प्रोफेशन भी है, और हर एक पर्सन को कोई ना कोई कलर भी पसंद है, ठीक है। तो पजल की फॉर्म है गाइस, इससे आपको अगर इस तरह का पजल आएगा तो कम से कम आपके 2 या 3 क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड जरूर होंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या क्या डाटा गिवन है। पहला देखिए, रोजी लाइक्स येलो एंड इज अ स्टूडेंट। रोजी को क्या है येलो कलर पसंद है, और वो कौन है एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, ठीक है। अगला पॉइंट, द लाइब्रेरियन लाइक्स ग्रीन। जो भी यहां इनमें से लाइब्रेरियन होगा उसे कौन सा कलर पसंद होगा ग्रीन। तो ग्रीन वाले को लाइब्रेरियन पसंद है, या लाइब्रेरियन जिस पर्सन का प्रोफेशन है उसका कलर क्या है ग्रीन। अभी हमें नहीं पता कि लाइब्रेरियन और ग्रीन दोनों एक साथ आएंगे कहां पर। मैरी एंड एंडी लाइक पर्पल एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली। देखो आपको टर्म गिवन है क्रमश, मतलब आपको सीक्वेंस उठाना है। मैरी को क्या पसंद है पर्पल कलर, मेंशन कर देते हैं मैरी को पर्पल कलर पसंद है, और एंडी को कौन सा कलर पसंद है ब्लू कलर पसंद है, ठीक है। एंड नाइदर ऑफ देम इज अ टीचर, और उनमें से कोई भी टीचर नहीं है, ना तो मैरी टीचर है ना तो एंडी टीचर है। तो टीचर कौन कौन हो सकता है, या तो लिली टीचर हो सकती है या तो डेजी टीचर हो सकती है। लिली लाइक्स ब्राउन कलर, लिली को कौन सा कलर पसंद है ब्राउन। अब देखिए 5 में से 4 कलर्स अरेंज्ड हैं, तो ग्रीन कलर बाकी बचा कहां पर आएगा, डेजी को पसंद होगा। और जिस पर्सन को ग्रीन कलर पसंद है वो कौन है, एक लाइब्रेरियन है,
आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो ना तो मैरी टीचर है ना तो एनडी टीचर है, तो टीचर कौन हुई? लिली। ठीक है, आगे देखिए, वन ऑफ द फाइव इज अ प्रिंसिपल। ठीक है, आगे भी कुछ गिवन था, देखिए लिली लाइक्स ब्राउन कलर एंड इंस्पेक्टर लाइक्स ब्लू कलर। इंस्पेक्टर को ब्लू कलर पसंद है, देखो एनडी को ब्लू कलर पसंद है, मतलब यही इंस्पेक्टर है। और हमें लास्ट में एक फिफ्थ प्रोफेशन गिवन है, वन ऑफ द फाइव इज अ प्रिंसिपल, उनमें से एक प्रिंसिपल भी है। ठीक है, तो ये हमारा सारे का सारा पजल सॉल्व हुआ। तो पहले में देखिए आपको क्या गिवन है, विच कलर डज द टीचर लाइक, तो टीचर को देखिए कौन सा कलर पसंद है? ब्राउन कलर, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है कौन? तो सॉल्यूशन में देखिए प्रिंसिपल कौन आ रहा है? मैरी इज द प्रिंसिपल। ठीक है, आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द रॉन्ग पेयर, आपको इन सभी में बताना है रॉन्ग पेयर कौन सा है। ठीक है, क्या एनडी इंस्पेक्टर है? देखते हैं, बिल्कुल है। देखो यहां पर ध्यान से, एनडी इंस्पेक्टर है, मतलब पहला ऑप्शन ट्रू है हमारा। पर्पल प्रिंसिपल, पर्पल और प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन हमें चेक करना है, क्या सेम है पर्पल और प्रिंसिपल? तो ध्यान से देखिए, पर्पल और प्रिंसिपल ये सेम है, हमें तो रॉन्ग वाला ढूंढना, कौन सा आएगा? डेजी और ग्रीन, डेजी और ग्रीन ये कॉम्बिनेशन भी सही है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन, दैट इज रोजी एंड टीचर। क्योंकि पहले तीन तो सेम है, हमें रॉन्ग पेयर फाइंड आउट करना है, तो रोजी और टीचर का जो पेयर है वो गलत होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोजी का जो प्रोफेशन है वो क्या है? एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हमें फाइंड आउट करना है इन सभी नंबर्स का सम क्या होगा। तो ये मैंने पहले पेपर में भी आपको बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो, हमेशा डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को इग्नोर करके चलिए। ठीक है, सिंपली हमारे पास नंबर क्या है? 1, 11 एंड 112। तो 112 और 11 कितने हो गए दोनों मिलके? 123 ये हो गए, प्लस 1 कितना हो गया? 124। तो आंसर जो है 124 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, जो कि आपको एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, सी। अगर 124 पॉइंट समथिंग से रिलेटेड हमारे और ऑप्शंस होते तो हम आगे फर्दर डेसिमल के बाद वाली भी चीजों को कंसीडर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस को डिवीजन, माइनस को मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड को एडिशन बोला जाता है, देन द वैल्यू ऑफ, इस इक्वेशन की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये इक्वेशन है क्या। ठीक है, तो वन बाय वन सभी साइंस को हमें रिप्लेस करना है। जैसे कि हमें क्या गिवन है? प्लस मीन्स डिवीजन, मतलब यहां पर डिवाइड आ गया और यहां पर भी डिवाइड आ गया। ठीक है, आगे देखिए, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, माइनस को किससे रिप्लेस करना है? मल्टीप्लाई के साथ, सिर्फ एक ही साइन था माइनस का। मल्टीप्लाई को किससे रिप्लेस करना है? सब्ट्रैक्शन के साथ, मतलब यहां पर माइनस आ गया, मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्शन के साथ, और डिवाइड को एडिशन के साथ रिप्लेस करना है, मतलब यहां पर कौन सा साइन आ गया? प्लस। मतलब बाकी के पैरामीटर्स आपको एज इट इज अवेलेबल हैं, और आपको ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है विद द रूल बोर्ड मास। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले इन सभी में पैरामीटर्स में डिवीजन होगी, तो हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो 7 डिवाइडेड बाय 21, मतलब 1/3 हो जाएगा। इस तरह से होगा, देखो गाइस, तो कितना आ जाएगा? 1/3। -2 प्लस 3, सॉरी, -2 के बाद हमें क्या गिवन है? +2। ठीक है, ध्यान से देखिए, -2 के बाद गिवन है +2 डिवाइडेड बाय 3, इस तरह से बनेगी इक्वेशन। ठीक है, इनटू 4, दिस वन। अब हमारा डिवीजन होने के बाद क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन का केस, तो 1 - 1/3 -2, 4 × 2 +8/3। अब एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, कोई चीज मैटर नहीं करती। 3 एलसीएम आ गया, तो एलसीएम आ गया तो 3 - 1 - 6 +8। ठीक है, आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा? 8 और 3 कितना हो गया? 11, 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो 11 में से 7 गया, कितना आ गया? 4 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ध्यान से करनी है गाइस, इसमें पजल नहीं होना। प्लस वाली टर्म्स को पहले काउंट कर लो, माइनस वाली टर्म्स को बाद में। अगला क्वेश्चन, करण परचेज्ड 1 डजन पेन फॉर 120 रुपीज ईच एंड सोल्ड अ पीक ऑफ 3 पेन्स फॉर ₹35 ईच। अब सुनिए ध्यान से, है क्या? करण ने क्या किया? परचेज किए 1 डजन पेन। ठीक है, मतलब कि 1 डजन मतलब 12 पेन्स उसने परचेज किए।
कितने में परचेज किए? 120 रुपीज में, ठीक है। एंड सोल्ड अ पीक ऑफ 3 पेन्स। अब पीक क्या होता है? एक झुंड, इकट्ठा बल्क में। तो उसने क्या किया? सोल्ड अ पीक ऑफ 3 पेन्स, 3 पेन का एक झुंड। अगर एक झुंड में 3 पेन होंगे या एक बंडल में 3 पेन होंगे तो 4 में कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ध्यान से समझिए, अगर एक पीक में 3 पेन्स हैं तो 4 पीक में कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 3, 12 पेन्स हो जाएंगे। मतलब कि उसने 4 पीक्स सेल किए। लिखा हुआ है ना, सोल्ड अ पीक ऑफ 3 पेन्स फॉर ₹35 ईच। उसने एक पीक को, मतलब 3 पेन्स के सेट को कितने में बेचा? 35 रुपए में बेचा। ठीक है, अगर एक पीक की वैल्यू, एक पीक ऑफ पेन्स की वैल्यू 35 रुपीज थी, तो 4 पीक्स की वैल्यू कितनी मेंशन की है उसने? 35 इंटू 4, दैट इज 140। ठीक है, मतलब के उसने 12 पेन खरीदे थे 120 के और बेचे कितने? 12 के 12 पेन 140 के। तो यहां पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ? तो कितने का प्रॉफिट हुआ गाइस? 120 का खरीद के अगर वो 140 का बेच रहा है तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट या गेन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी गाइस, प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जितना भी उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहां से? 140 माइनस 120 अपॉन 120। ठीक है, तो मतलब 20 अपॉन 120 गुना 100। अब यहां से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, कितनी आएगी? ठीक है, 200 बटा 12। तो 200 बटा 12 हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना रहेगा? 200 बटा 12। ठीक है, पहले 12 1 के टेबल पे काट देते हैं, 8 आया। 8 आगे क्या कर देंगे हम? 7 पे काट देंगे। ठीक है, सॉरी 6 पे, 12 इंटू 6 72 हो गया। तो 16 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अदरवाइज अगर आपको फ्रैक्शंस की वैल्यू आती है गाइस, तो यहां पर हम सीधा ही कर सकते थे 20 अपॉन 120। तो 1/6 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है? 1/6 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है गाइस? वो 16.67% के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो रेशियो टू परसेंटेज, सॉरी फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको क्लियरली आना चाहिए ताकि क्वेश्चन ईजी हो लगे आपको। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इफ, ये टोटल पॉइंट है, इफ प्लस एंड डिवाइड मल्टीप्लाई एंड माइनस आर इंटरचेंज्ड इन द इक्वेशन देन इट्स वैल्यू विल बी। अगर आपको इस इक्वेशन के अंदर कंडीशन दी गई है, देखो डिवाइडेड बाय 7 माइनस 27 प्लस 7 इंटू 37। आपको कंडीशन क्या दी गई है कि अगर इस इक्वेशन के अंदर आप प्लस और डिवाइड को और मल्टीप्लाई और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहां पर डिवाइड है, डिवाइड किसके साथ एक्सचेंज होने वाला है? प्लस के साथ। तो प्लस की जगह यहां पर डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा और प्लस की जगह यहां पर कौन चला जाएगा? डिवाइड। ठीक है, और मल्टीप्लाई को किसके साथ रिप्लेस करना है? माइनस के साथ, मतलब इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना था कि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो वही सिंपली बोर्ड मास रूल फिर से अप्लाई करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले डिवीजन सबसे पहले स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, तो डिवीजन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस। 17 प्लस 7 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 37, ये चीज आएगी। ठीक है, चलिए तो आगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 17 प्लस 27 माइनस 37 हो गया। इन दोनों का सम देखें। ठीक है, पहले तो इन दोनों का सम देखते हैं, कितना हो जाएगा? 17 और 27 कितना हो गया? 44 माइनस 37। तो 44 में से 37 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा फाइनल कितना आ जाएगा? 7, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अगला देखिए, आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और उसके कुछ कंक्लूजन है। पहली स्टेटमेंट देखो क्या है, हम पहली स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। x इज 7 मीटर टॉल, x जो है वो 7 मीटर टॉल है। ठीक है, लंबा है हाइट में। y इज हाफ एज हाई एंड z इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ x। अब एंड आया तो किसकी बात हो रही है? ठीक है, और दोनों को किससे कंपेयर किया गया है? पहले तो वो देखो, y जो है x का हाफ है, मतलब अगर x 7 मीटर है तो y जो है x का हाफ है, मतलब इसकी हाइट कितनी होगी? 3.5 मीटर।
और z के बारे में क्या बोला गया है, z इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ x। z जो है वो x की हाइट का 3 गुना है, मतलब अगर x जो है 7 मीटर है तो z 21 मीटर होगा। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन देखिए क्या गिवन है, p इज टॉलर देन z। p जो है वो z से टॉलर है, ठीक है, बट शॉर्टर देन a एंड b। बट आया तो किसकी बात हो रही है, p की हो रही है कि p जो है z से टॉलर है इस तरह से, बट a और b से क्या है, हाइट में छोटा है। ठीक है, तो ये हमें दो इक्वेशन गिवन है। अब देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, b इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। क्या b सभी में से टॉलेस्ट पर्सन है? अब मुझे एक बात बताओ, हमें x y और z की वैल्यू का तो पता है, कौन कितनी हाइट का पर्सन है। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट यहां पर हमें फाइंड आउट करने पे कितनी मिली है, 21 मीटर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है पी ए और बी की 21 मीटर से ऊपर ही होगी हाइट। अब हमें ए और बी में से किसी का कंफर्म नहीं है कि ए बी से हाइट में बड़ा है या बी ए से हाइट में बड़ा है, बट इसने तो कंक्लूजन में बोला गया है कि बी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। क्या बी सबसे बड़ा वही पर्सन है हाइट में? बिल्कुल भी नहीं, हम कह नहीं सकते, अभी तक डिफाइन नहीं है, श्योर नहीं है निश्चित रूप से कि कौन टॉलेस्ट है, तो पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। द एवरेज हाइट ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज लेस देन 10 मीटर। तीनों की जो एवरेज हाइट है वो 10 मीटर से कम है, तो हम एक बार तीनों की एवरेज हाइट देख लेते हैं कितनी है। 21 और 7, 7 प्लस 21 प्लस वाई की वैल्यू 3.5 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो 28 और 3 31.5 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा गाइस, ठीक है ध्यान से सुनिए, यहां पर आंसर जो आएगा वो 10.5 आएगा मीटर। बट इनकी एवरेज 10.5 मीटर है, तो हमें क्या बोला गया कि उनकी एवरेज जो है लेस देन 10 मीटर है, बट इनकी एवरेज तो 10.5 10 से ऊपर है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या रहेगा, नाइदर नोर, ना तो आपका पहला कंक्लूजन या कथन सही है, सॉरी निष्कर्ष सही है, ना ही आपका दूसरा निष्कर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, G is twice as fast as S in doing the work। G के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि G के जो काम करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो S के काम करने की क्षमता का डबल है। ठीक है, तो मतलब कि आपको G और S की क्या गिवन है, एफिशिएंसी की रेशो कितनी हो गई, 2:1। मतलब कि अगर S किसी काम को 10 दिन में करेगा तो G उस काम को कितने दिन में कर देगा, सिर्फ 5 दिन में, क्योंकि G की स्पीड जो है S के कंपैरिजन में डबल है, 2 गुना है। ठीक है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है वो कम दिन लेगा काम करने के लिए, और जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा दिन लेगा काम करने के लिए। समझ में आ गया? तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 2:1, बट उनके काम करने, वो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे उसका उल्टा हो जाएगा, 1:2। ठीक है, क्योंकि एस जिस काम को 10 में करता है या जी उस काम को 5 दिन में करेगा, मतलब जी ने 5 दिन लिए और एस ने 10 दिन लिए, उसने टाइम डबल लिया, क्यों, उसकी एफिशिएंसी कम थी। जी की एफिशिएंसी डबल थी तो वो जल्दी काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम है वो लेट काम खत्म करेगा। ठीक है, अब यहां पर आगे देखो क्या गिवन है, इफ जी कैन डू अ वर्क इन 30 डेज लेस देन एस। अगर जी जो है एस के कंपैरिजन में 30 दिन कम लेता है काम करने के लिए, हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट टू वर्क टुगेदर। ठीक है, अब हमें बताना होगा दोनों इकट्ठे मिलके कितना दिन में काम खत्म कर देंगे। अब सुनिए एक बात ध्यान से, हमें यहां पर गिवन हो गया कि जी जो है एस के कंपैरिजन में 30 दिन कम लेता है। ठीक है, एस के कंपैरिजन में कितने दिन कम लेता है, 30 दिन कम लेता है। ठीक है, मतलब कि एस जो है, अगर मैं कहूं यहां पर एस जो है एक्स, जी जो है एक्स दिनों में काम खत्म करता है, तो एस कितने दिनों में काम खत्म करेगा, 2x दिनों में काम खत्म करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें उसकी स्पीड गिवन है 2:1, तो काम खत्म करना कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, वो करेंगे 1:2 की स्पीड के साथ। ठीक है, मतलब जी अगर x दिनों में काम खत्म करेगा तो s 2x दिनों में काम खत्म करेगा। अब यहां पर आपको इन दोनों का डिफरेंस गिवन है। ठीक है, 2x माइनस एक्स की वैल्यू क्या गिवन है आपको, दोनों में डिफरेंस कितने दिन का गैप है, 30 दिन का गैप, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अगर x की वैल्यू 30 है तो G कितने दिन में काम खत्म करता है, 30 दिन में, और S कितने दिन में काम खत्म करेगा, 2 गुना 30, 60 दिन में काम खत्म करेगा। इतना समझ में आ गया?
अब वही एलसीएम के थ्रू कर लेते हैं। जी का काम खत्म करने में वो कितने दिन लगाता है 30 और एस खत्म करने में लगाता है 60। दोनों के अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा 60, मतलब उन्होंने 60 यूनिट बनाने हैं। ठीक है, तो जी जो है एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है तभी वो 2 दिनों में 60 यूनिट बना लेगा। और एस जो है कितने यूनिट बनाएगा, एक यूनिट बनाएगा एक दिन में। तो मतलब कि उन दोनों ने एक दिन में कितने यूनिट बना लिए, 3 यूनिट बना लिए। ठीक है, तो कितने यूनिट काम वो कितने दिन में खत्म कर देंगे काम को, वो 20 दिन में काम को खत्म कर देंगे। बहुत सिंपल केस। या तो आप ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते थे यहीं से ही कि आपको जी और एस का काम गिवन है, दोनों का इकट्ठा कैसे काम करेंगे। आप ऐसे भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। 2+1 ये इनका एक दिन का काम हो गया, कितना 1/20, तो मतलब कि वो 20 दिन में पूरा काम खत्म करेंगे। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बट यहां पर आपको वैल्यूज का एलसीएम लेना पड़ेगा। इससे बेटर है आप उनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 9 ईयर्स एंड दैट ऑफ 12 ईयर्स। मतलब कि आपको बोला गया है कि आप अनुपात निकालिए। ठीक है, अनुपात निकालिए ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन सर्टेन अमाउंट एट द रेट 12%। कहता किसी अमाउंट के ऊपर, किसी राशि के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12%। ठीक है, अब उसी राशि के ऊपर 9 साल के लिए 12% और 12 साल के लिए अगर 12% लगाएं तो दोनों का अनुपात कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, मतलब कि हम यहां पर 9 ईयर्स के लिए भी देखेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कितना बनेगा। हम यहां पर 12 सालों के लिए भी देखेंगे इंटरेस्ट या ब्याज कितना होगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो मूलधन की राशि तो सेम ही है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम ही है, कितना 12%, बट टाइम यहां पर कितना है 9 साल डिवाइडेड बाय 100। अगर यहां पर बात करें तो मूलधन की राशि सेम है, चक्रवृद्धि ब्याज भी, सॉरी ब्याज की दर भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट टाइम कितना है 12 साल। ठीक है, सारी टर्म्स देखो कैंसिल हो रही हैं, पी आर और 100। ठीक है, तो 9:12 क्योंकि हमें दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, 3 के टेबल पे काटेंगे तो रेशो कितनी आ जाएगी, अनुपात कितना आ जाएगा इनका 3:4, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजोइडल गार्डन। मतलब आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है। ठीक है, आपको उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू जो है ऑल मेजरमेंट्स आर इन स्क्वायर मीटर। अब सुनिए ध्यान से, अब हम यहां पर अगर बात करें, ठीक है, अब मैं इनको कोई नाम देता हूं, सपोज ये ए है, ये लेंथ बी है, ये सी डी और ई। ठीक है, अब जो ट्रेपेजियम का एरिया है या क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होता है, पहले तो वो देख लो। ठीक है, लेट अस सपोज अगर बी और डी यहां पर एक लेंथ गिवन है तो इसी का ही रेफरेंस लेते हुए ये चीज भी सेम होगी। ठीक है, ये चीज भी सेम होनी चाहिए क्योंकि ट्रेपेजियम है। क्लियर, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है तो यहां पर भी 90 डिग्री बनना चाहिए। मतलब बीडी की जो लेंथ है वो किसके इक्विवेलेंट है, लेट अस सपोज हमने इसे एफ का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम लगाएंगे एक बार पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आएगा इस ट्रेपेजियम का वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ट्रेपेजियम किसके इक्विवेलेंट होगा गाइस, वो ध्यान से सुन लीजिए पहले तो। ठीक है, हाफ ऑफ ए बी प्लस सीई, यहां से लेके यहां तक ए और बी की लंबाई प्लस सी और ई की लंबाई, मल्टीप्लाई गुना करेंगे किससे, इनकी हाइट से। ठीक है, दैट इज बी डी ले लो या ए एफ ले लो, बात एक ही होगी। ठीक है, तो इसके लिए गाइज आपको क्या है, ध्यान से सुनिए, अगर ये वैल्यू 15 है तो ये भी कितनी होगी, 15 ही होगी। क्लियर, अब ये 12 है तो ये भी कितनी होगी 12, 13 गिवन ही है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको याद होंगे गाइस तो 12 और यहाँ पर ऐसी वैल्यू होगी जिससे आपका आंसर कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पर होगी 5। ध्यान से सुनिए, अब अगर मैं कहता हूँ हाइपोटेन्यूज करंट की वैल्यू है आपके पास 13, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल पे लगा सकते हैं, चाहे ACF पे लगाइए चाहे आप BDE पे लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करने वाले हैं, करंट का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार लेट अस सपोज यहाँ पर हम वैल्यू x रख देते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब मतलब AF 12 का स्क्वायर हो गया। तो 169 169 x स्क्वायर प्लस 144,
तो एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 25 और एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर देखा अगर x की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो ये लेंथ भी 5 होनी चाहिए, क्योंकि 5 और 12 से ही करंट की वैल्यू कितनी आती है 13। तो ये कंप्लीट लेंथ कितनी होगी C से E तक कितनी होगी 5 और 15 20 और 5 25। ठीक है, तो हाफ ऑफ AB की वैल्यू कितनी है 15, C वैल्यू कितनी है 25 गुना हाइट कितनी है यहाँ पर देखिए 12। ठीक है, अब यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा आपका कितना होगा यहाँ पर 40 गुना 12। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। टोटली फॉर्मूला बेस्ड है गाइस, जब भी आपको ज्योमेट्री आएगी आपको फॉर्मूले आते होंगे मतलब क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फॉर्मूले रट के जाइएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल। इन सभी में से आपको हाईएस्ट बताना है कौन सा है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन बतानी है आपको कौन है। ठीक है, तो मैंने आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने का तरीका बताया था कि जब भी आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो। ठीक है, तो इसका एक ही शॉर्टकट है कि सभी का एलसीएम ले लीजिए या तो सभी को अलग अलग सॉल्व कीजिए। 5/4 किसके बराबर होता है गाइस 1.25 के बराबर। ठीक है, आपको यहाँ पर अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। 4/3 किसके बराबर होता है 1.333 के बराबर। 3/2 किसके बराबर होता है 1.5 के बराबर। ठीक है, बहुत सिंपल है, मतलब हमें तो लार्जेस्ट बतानी थी ना, तो ये भी नहीं हो सकती ये भी नहीं हो सकती। और 6/5 किसके बराबर होगा 1/2 के बराबर, तो ये भी कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ 3/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। फाइंड द रेंज एंड मोड ऑफ दिस वन। ठीक है, आपको इसकी रेंज भी बतानी है, स्टैट का पार्ट है गाइस, इसकी आपको रेंज भी बतानी है और इसमें आपको मोड भी बताना है क्या होगा। ठीक है, तो मोड हम सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो तो आसान ही होता है। मोड की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अब मोड कैसे निकलेगा गाइस वो देख लेते हैं। मोड होता क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वैल्यू, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगी वैल्यू, वही आपकी मोड की वैल्यू है। तो देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 17 देखो सिर्फ 2 बार आया। 18 कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। 28 कितनी बार आ रहा है 1 बार। 16 भी 1 बार, 19 भी 1 बार, 29 भी 1 बार। मतलब 18 नंबर एक ऐसा नंबर है जो पूरे के पूरे सीक्वेंस में 3 बार रिपीट हुआ, तो मतलब हमारे पास डायरेक्टली मोड कितना आ गया 18। ठीक है, अब हमें निकालनी है रेंज। तो जब भी इस तरह की आपको सारणी या सीक्वेंस गिवन हो उसमें आपको रेंज कैसे निकालनी है, जो नंबर आपका हाईएस्ट है और जो नंबर आपका लोएस्ट है दोनों में डिफरेंस ले लीजिए, आपको यहाँ पर रेंज का आइडिया हो जाएगा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है गैस 29 और सबसे कम वैल्यू कितनी है 16। दोनों में डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 13। तो आंसर रहेगा रेंज 13 है और मोड कितना है 18। तो आंसर रहेगा बी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन 17th, के परचेज अ टेबल फॉर ₹11,000। के ने एक मेज खरीदा ₹11,000 में, मतलब 11,000 जो है उस टेबल का कॉस्ट प्राइस हो गया। एंड सोल्ड इट फॉर 13,500, और उसने उसी को ही बेच दिया कितने रुपए में 13,500 रुपए में। ठीक है, व्हाट इज हिज गेन इन परसेंटेज, उसे कितना लाभ हुआ। तो अभी हम करके बैठे हैं कि प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना हो या गेन परसेंट आपको निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना है 13,500 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 11,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये चीज होगी। मतलब उसे कितने का लाभ हुआ 2,500 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे हुआ 11,000 के ऊपर हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आपको परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है। तो इसे डिवाइड करके देखते हैं, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास कितना अनुपात आया अभी 250/11। ठीक है, परसेंटेज। तो जब आप इसे सॉल्व करके करने बैठेंगे तो एक बार सॉल्व कर ही देते हैं। 11 से डिवाइड करते हैं 2, कितना बचा 3, फिर 2 पे जाएगा पॉइंट समथिंग, मतलब 22 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। तो 22 पॉइंट समथिंग आपका सी ऑप्शन है। आपको पूरे का पूरा कंप्लीट निकालने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं ये वाली चीज कि ऑप्शंस का रेफरेंस लीजिए और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, वो क्वेश्चन को काफी आसान बना देंगे आपके। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा
प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन गाइस। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा होगा। और हमें एक रिजल्ट पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बना। बहुत सिंपल है गाइस, सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। हाउ मेनी टाइम्स डज द नंबर 3 अकर इन यूनिट प्लेस फॉर द नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में, ठीक है, कि जो 3 है आपको कितनी बार इकाई स्थान पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये होता है ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई स्थान पे ये पहले पॉइंट पे आपको 3 जो है कितनी बार देखने को मिलेगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस। देखिए, हमें 1 से लेके 10 में 3 कितनी बार दिखाई देता है, एक ही बार दिखाई देगा। ठीक है, 11 से लेके 20 में इकाई स्थान पे 3 कितनी बार दिखाई देगा, एक ही बार दिखाई देगा, 13 नंबर। ठीक है, 3 हो गया, 13 हो गया, 23 हो गया, 33 हो गया। देखो, हर 1 से 10 में, 11 से 20 में, 21 से 30 में हमें जो वैल्यू दिखाई देगी इकाई प्लेस में वो 3 एक ही बार दिखाई देगी। अगर एक रेंज में एक बार है तो नंबर ऑफ रेंजेस यहाँ पर कितनी बन जाएंगी, 10 रेंज बनेगी। ठीक है, यहाँ पर भी एक बार होगा। अगर एक में एक बार है तो 10 रेंज में कितनी बार बनेगा, वो 10 बार ही आपको इकाई स्थान के ऊपर 3 दिखाई पड़ेगा। कितनी बार, 10 बार। अ पोल इज टॉलर देन अ जिराफ। तो आपको रैंकिंग का क्वेश्चन गिवन है कि एक खंबा जो है उसकी हाइट जो है वो जिराफ से ज्यादा है। ठीक है, चलिए जी, तो पोल जो है वो किससे हाइट में ज्यादा है, जिराफ से। क्लियर, जो बड़ा है उसे ऊपर मेंशन करेंगे, छोटे वाले को उसी के नीचे। विच इज टॉलर देन अ ट्री, जो कि किसकी बात हो रही है, जिराफ की। जिराफ जो है वो लंबा है किससे, एक पेड़ से। जिराफ इज टॉलर देन अ ट्री। अ सिग्नल इज शॉर्टर देन अ पोल, एक सिग्नल जो है वो पोल खंबे से छोटा है, बट टॉलर देन अ बिल्डिंग। एक सिग्नल जो है, ध्यान से देखिए, एक सिग्नल जो है वो खंबे से छोटा है, बट वो किससे बड़ा है, एक बिल्डिंग से बड़ा है। बट टॉल विच इज टॉलर देन अ बिल्डिंग, मतलब किसकी बात हुई है, ध्यान से देखिए, बट आया तो किसकी बात हुई है, सिग्नल की, कि सिग्नल जो है खंबे से छोटा है और एक बिल्डिंग से बड़ा है। बट बिल्डिंग के बारे में देखो क्या क्या बना है, विच इज टॉलर देन अ जिराफ, बट बिल्डिंग जो है वो किससे बड़ी है, जिराफ से बड़ी है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, पोल जिराफ के अबव में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और जिराफ के बिलो में कौन है, ट्री। तो ये हमारा सीक्वेंस बना गाइस। तो हमें बताना था सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हाइट में कौन है, पेड़, दैट इज ट्री, आपका सी ऑप्शन आंसर। 21st में देखिए क्या गिवन है, आपको सीरीज कंप्लीट करनी है और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन आएगा। ठीक है, चलिए सीरीज को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ये रोमन नंबर्स नहीं है गाइस, ये आई है और ये वी है, ये वी है और ये आई है, ये वी आई आई, इस तरह से पजल नहीं होना। NAPC मतलब अगर मैं सभी का पहला लेटर पिक करूं, ध्यान से देखिए, RT, बस यहीं तक बहुत है। 14, 16, 18, 20, आगे कितना आएगा, 22, मतलब 22वें प्लेस पे कौन सा लेटर है, वी। इसी तरह आप सभी का दूसरा लेटर पकड़ सकते हैं, ACE और G। फिर से 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9 नंबर आएगा, दैट इज आई। तो आपका पहला लेटर होना चाहिए वी, दूसरा लेटर होना चाहिए आई, आंसर वुड भी बी ऑप्शन। जितना जल्दी आप वैल्यूज को याद करोगे, पोजीशन वैल्यूज को, उतना आसान आपका क्वेश्चन बनेगा। रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड एंड देन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट। आपको क्या करना है, जितने भी ऑप्शंस गिवन है, हर ऑप्शन के अंदर कुछ ना कुछ शफलिंग में आपको नंबर ऑफ लेटर्स गिवन है। इन नंबर ऑफ लेटर्स को पहले तो आपको मीनिंगफुल वर्ड में बदलना है, मतलब कि DNHA, इन लेटर से मेरा एक वर्ड बनेगा क्या, हैंड। DEAH, इनसे मेरा एक मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, हेड। इसमें देखें तो क्या आ रहा है, HTEA, तो यहां से मेरा एक वर्ड बनेगा हीट। ठीक है, IRHA, तो यहां से एक मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, हेयर।
ठीक है। तो हमने क्या किया, जितने भी ऑप्शंस में आपको शफल्ड लेटर्स गिवन थे, जंबल्ड लेटर्स, उलझे हुए लेटर्स गिवन थे, तो उसे सबसे पहले एक मीनिंगफुल वर्ड में, शब्द में कन्वर्ट करना था। फिर हमें बताना था इन चारों में से डिफरेंट कौन है, दैट इज आपको ओड वन आउट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियरली पता चल ही चुका होगा ओड वन कौन सा है यहाँ पर, सी ऑप्शन, दैट इज हीट। क्यों, रिमेनिंग तीन ऑप्शंस जो है वो पार्ट्स ऑफ अ बॉडी है, हैंड, हेड या हेयर। हीट जो है वो पार्ट ऑफ बॉडी नहीं है। सुनील हैज अ सन करण, सुनील का एक बेटा है, कौन, करण। ठीक है। एंड अ सिस्टर संगीता, एंड आया तो किसकी बात हो रही है, सुनील की, कि सुनील का एक बेटा है करण और एक सिस्टर है, कौन, संगीता। ठीक है। हु आया तो किसकी बात हो रही है, संगीता की, संगीता इज द मदर ऑफ जगदीश, संगीता जो है मदर है, किसकी मदर है, जगदीश की। ठीक है। एंड विजय की भी, तो विजय और जगदीश जो है सिबलिंग्स हुए दोनों आपस में। हमीश इज जगदीश मैटरनल अंकल, हमीश जो है वो जगदीश का मैटरनल अंकल है। ठीक है, मतलब उसकी मदर का ब्रदर होगा। ठीक है, ये विजय है गाइस, उसकी मदर का ब्रदर होगा जगदीश की, जगदीश की मदर कौन है, संगीता, संगीता का ब्रदर कौन होगा, हमीश, तभी वो उसका क्या बनेगा, मैटरनल अंकल, मतलब मदर का, माँ का भाई। हाउ इज हरनीश, ठीक है गाइस, यहाँ पर नाम ध्यान से, हमीश है। हाउ इज हमीश रिलेटेड टू करण, हमीश करण से कैसे रिलेटेड है, वो भी उसका कौन है, हाँ जी, कौन है उसका अंकल है, बट कौन सा, पैटर्नल अंकल, क्योंकि सुनील करण का फादर है और हमीश जो है सुनील का ब्रदर है। ठीक है, तो फादर के ब्रदर को क्या बोला जाता है, पैटर्नल अंकल। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड जीएसएफ एंड एलसीएम ऑफ 20 एंड 28। जीएसएफ कुछ नहीं है गाइस, इसमें पजल मत होना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ की बात कर रहे हैं, ये एक ही है। ठीक है, जीएसएफ हो या एचसीएफ हो, बात एक ही है। और आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों नंबर्स का निकालना है, क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालने का तरीका आपको पता ही है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 और यहाँ पर 14, 5, 7। ठीक है, तो आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो वैल्यू देखिए क्या क्या आ सकती है, तो 2 और 2 ये कॉमन हुए। ठीक है, अगर हम अलग अलग भी देखेंगे, ध्यान से देखिए ताकि आप पजल ना हो, हम फिर से देखें अगर इनको, तो कितना यहाँ पर आ गया, आपको कॉमन वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर कौन सी होगी। तो कॉमन जो है दोनों में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 और 2, दैट इज 2 इंटू 2, 4 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब एचसीएफ की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी, 4। और हमें अब निकालनी है एलसीएम की वैल्यू, तो एलसीएम कितना आएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर दोनों का कितना आएगा, वो भी निकाल लेते हैं। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा यहाँ पर, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 4, 4 और 5 कितने होंगे मल्टीप्लाई करने पे 20, 20 साथ कितना हो गया 140, मतलब एलसीएम की वैल्यू कितनी होगी 140। आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा डी ऑप्शन। एलसीएम निकालने की दी बेस्ट टेक्निक, हमेशा बड़े नंबर को पकड़ो और उसके मल्टीपल बनाओ, गुणांक बनाइए। ऐसा मल्टीपल, ऐसा गुणांक देखना है जो 20 से भी डिवाइड हो जाए। तो 28 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आएगा, 20 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा, मतलब दोनों का एलसीएम कितना हो गया 140। अगला क्वेश्चन, अली ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। अली ने 300 मीटर की दूरी तय की, कितने समय में तय की, टाइम भी गिवन है, 2 मिनट 30 सेकंड में ट्रेवल की। ठीक है, अब 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने हो गए 120, 120 सेकंड ये हो गए, 30 सेकंड ये हो गए, मतलब 150 सेकंड में दोनों ने उसने दूरी तय की। तो यहां से हमारे पास गति का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी दूरी तय की उसने 300 मीटर, कितनी स्पीड के साथ तय की 150 की स्पीड के साथ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो आया वो किस में आया गाइस, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। तो ये हमारा आंसर जो है मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, बट हमें क्या निकालना है, व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है गाइस, अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उससे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से।
तो ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 36/5, और जो कि हमारा आंसर क्या होगा 7.2 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो आपके सामने है गाइस, कितने आसान लेवल के क्वेश्चन आ रखे थे 2016 में, बट इसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, ये मत समझ के चलिएगा कि इस बार भी आसान होंगे। ठीक है, आपको अपने एंड से और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी, तैयारी पूरी रखनी होगी कि आपको कहीं ना कहीं टफ लेवल भी आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी हमारा जो पेपर 3 है गाइस, ये हमारा पेपर 3 था, जिसमें हमने अभी सिर्फ पार्ट 1 डिस्कस किया है। पहली क्लास है हमारी, 3 क्लासेस होंगी। पार्ट 2 में भी आपका क्वांट और रीजनिंग होगा, और पार्ट 3 के अंदर आपका जीएस का सेक्शन होगा। ठीक है, इसमें हम जनरल नॉलेज का सेक्शन कवर अप करेंगे। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस औरों के साथ। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और कर भी लीजिएगा गाइस, क्योंकि हमारी रेगुलर ही वीडियोस डल रही हैं, एक तो कम से कम डल ही रही है और 2 भी डल रही हैं किसी दिन, तो आपको उनका आइडिया हो सके और आप लेट ना हो जाएं वीडियो देखने से। ठीक है, और जितना हो सके बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगते हैं। तो बने रहिएगा गाइस अगली वीडियो में भी हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।